टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर 2022-23 आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गया हूं एक बेहतरीन मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको पैटर्न बताने में बहुत सहायता करेगा। यहां पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो लगभग छूटा ना हो, मतलब छूटा हो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। मतलब हर एक टॉपिक को टच किया गया है यहां पर प्रश्न बनाने में। ठीक है, स्वयं से बनाया हुआ ये मॉडल पेपर है और एक अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको यहां पर मिलेगा। तो एक बार आइए हम और आप मिलकर के देखते हैं कि कितना आप इसमें स्कोर कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर, अपना नंबर जरूर बताएं कि 125 में से कितने आपने सही किए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का, गारसा दत्तासी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का या राजा लक्ष्मण सिंह का। अगर आपने ऑप्शन सोच लिया है तो मैं इसका सही जवाब भी आपको बता देता हूं। गारसा दत्तासी ने यह कथन कहा था, ठीक है, कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित बिल्कुल भी नहीं है। गारसा दत्तासी का यह कथन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बेहतरीन प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? अगर आपने अभी तक ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आप जानते हैं इंद्रनाथ मधान, सुमन राजे या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या ममता कालिया में से कौन है? यहां पर दूसरे का सही जवाब हो जाएगा सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। और अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कितनी निर्धारित की है? देखिए, बहुत आप हिंदी साहित्य का इतिहास सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतया ये जो प्रश्न बनते हैं वो आप बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मात खाते हैं। और अब बेहतरीन तैयारी कीजिए हमारे साथ। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, हिंदी साहित्य का इतिहास बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 1929 में जिसका प्रकाशन हुआ है। और आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, उसमें एक टॉपिक आता है, उसी के अंतर्गत आता है प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान। तो इस प्रथम उत्थान की कालावधि पूछी गई है संवत 1900 से 1950, संवत 1925 से 1950, संवत 1925 से 1975 या संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। बताइए सही जवाब क्या होगा? तीसरे का सही जवाब है संवत 1925 से 1950। ठीक है, 1925 से 1950 विक्रमी तक। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति की जो रचना है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, संपादित तो हुई है। संपादित होकर मतलब प्रकाशित नहीं हुई है अभी तक, अप्रकाशित है कह सकते हैं। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालतिमाल और हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार रहीम, रसलीन, रसखान या राम सहाय कौन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा रहीम। रहीम ने लिखा है ये दोहा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? इस टॉपिक पर हमारा वीडियो एक ऑलरेडी आ चुका है कि प्रामाणिक और अप्रामाणिक, ठीक है, उस पर एक ट्रिक वाला वीडियो बना हुआ है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कितने लोग मानते हैं और अप्रामाणिक कितने लोग मानते हैं और अर्ध प्रामाणिक कितने लोग मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हिरानंद ओझा या फिर डॉक्टर वूलर। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं वो अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने, गौरीशंकर हिरानंद ओझा ने और डॉक्टर वूलर ने, इन तीनों लोगों ने अप्रामाणिक माना है किसको? पृथ्वीराज रासो को। फारसी का यह कथन किसने कहा था? मैं हिंदी की तूती हूं, मुझे
तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। तूतिए हिंद के नाम से, या फिर कह सकते हैं तोताए हिंद के नाम से कौन मशहूर है? अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले ऐसे कवि जिन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान का तोता कहो, मुझसे जो कुछ भी पूछना है वो हिंदी में पूछो। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? या फिर अमृतलाल नागर पहले आएंगे, या फिर हजारी प्रसाद पहले आएंगे, या फिर भगवती चरण वर्मा पहले आएंगे? तो प्रश्न संख्या 8 है ना। 8 में सबसे पहले भगवती चरण वर्मा आएंगे, इसके बाद जैनेन्द्र आएंगे, फिर हजारी प्रसाद, फिर अमृतलाल नागर का क्रम आता है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। मुनिजिन विजय ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या विश्वप्रनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ये पीडीएफ भी आपको, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में पुराने नोट्स भी उसी पेज पर लगे मिल जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है, ये कथन कहा है। तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कंडहपा, शारंगधर, कुक्करिपा? तो सिंपल सी बात है, शारंगधर 84 सिद्धों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 84 सिद्धों में लास्ट में पा इनका एक जातिवाचक या यूं कह सकते हैं इनका संप्रदायवाचक एक शब्द लगा रहता है, अंत में उपसर्ग लगता, अंत में प्रत्यय लगता है, पा प्रत्यय लगा हुआ होता है। कुक्करिपा, कंडहपा, विरूपा, लुईपा, ऐसे करके। निम्न में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य नहीं, गलत। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद नहीं है, सही है। माधवाचार्य अद्वैतवाद नहीं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। शुद्धाद्वैतवाद के साथ मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जुड़े हुए हैं। फिर देखिए पंक्तियों के रचनाकारों के सुमिलित के, ओ नई घटा परी जग छाहा, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, संतन को कहा सीकरी सो काम, अति मलीन बृकभानु कुमारी, और फिर है कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहा सुख होई। तो ये आप जानते हैं, ये वाला तुलसीदास ने लिखा है, तो आप इसको तुलसी से लगाएंगे तो डी का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा तुलसीदास। और ओनई गठा परी जग छाहा, सूरदास, तो ये आपका जायसी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या सही हो जाएगा? तो 12 डी सही होगा, यानी 4th, 2nd, 1st एंड 3rd 4। तो आपका ओनई घटा तो जायसी हो गया, आवत जात पनहिया टूटी कुंभन दास हो गया। ठीक है, कुंभन दास हो गया। और फिर है अति मलीन वृकभानु कुमारी, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सूरदास के साथ जाएगा, वृकभानु कुमारी वाला। वृकभानु कुमारी राधा को कहते हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक, मलूक दास, सुंदर दास, नाभा दास या फिर दादू दयाल? तो भक्ति विवेक की अगर हम बात करते हैं तो 13 का सही हो जाएगा मलूक दास, भक्ति विवेक। फिर अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। सूफी, हाँ ये सूफी की बात है, गलत है वो छांटना है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की, या फिर इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा
ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान हैं तथा विदेशी हैं, ये जो है ये गलत ऑप्शन है। भाई ये माना जा सकता है कि सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया, ये बात सही है। काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की, बिल्कुल सही है। प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, बिल्कुल सही है। रौस्तुल हकायक, यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, रौस्तुल हकायक के रचयिता, देखिए शेयर कर दीजिए आप लोग अगर मेरी सहायता नहीं करेंगे। देखिए निःशुल्क शिक्षा है, राष्ट्रहित में शिक्षा है, आप ये मान के चलिए कोई कहीं पर भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जो है आपको ऐसे ही अच्छा सा कंटेंट देता रहूँगा, विषय सामग्री, ठीक है, पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता रहूँगा। रौस्तुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान? तो रौस्तुल हकायक नूर मोहम्मद की रचना है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझि मन ही मन रहिए, केशव कही न जाई का कहिए। ये रचयिता, इसके रचयिता कौन है? तुलसी है, रहीम है, केशव है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। केशव कही न जाई का कहिए, केशव देख के आप कुछ केशव को लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुलसीदास इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में जो असत्य है वो बात पूछी जा रही है, तो 17 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। तो कालजयी रचना का समापन बिंदु है क्या उत्तरकांड? बताइए। यानी आप देखिए, राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, कवि की कालजयी रचना है, गलत। रचना का समापन बिंदु गलत है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, तो आपका बी गलत हो जाएगा। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सरनय आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? मैं नारी अपावन की बात करते हैं तो ये अहल्या के हैं। किसके हैं? अहल्या के ये वचन हैं कि मैं अपवित्र नारी हूं और आपके पास में आई हूं, मुझे पवित्र कर दो, यानी कि आप मुझे भवसागर पार करा दो। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? प्रेम निकेतन श्री बनहि, आई गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाहि कै, जुगल स्वरूप ललाम। नंददास, पद्माकर, रहीम, रसखान। बेहतरीन प्रश्न है ये। प्रेम निकेतन श्री बनहि, आई गोवर्धन धाम और लहो शरण चित चाहि कै, जुगल स्वरूप ललाम। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रसखान हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रसखान इसके लेखक हैं। प्रेम निकेतन श्री बनहि, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 20वां, बाल वर्णन। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन रहा है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रानंद पंत, सूरदास या फिर बिहारी? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा सूरदास। आप जानते हैं बाल वर्णन में, बाल लीला वर्णन में, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरति, सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। हित हरिवंश की पंक्तियां हैं, गदाधर भट्ट की हैं, मीराबाई की या फिर जीव गोस्वामी की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी किसकी हैं? गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई, एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है कि फिरंगे सतसई पर बिहारी सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई है। इसके टीकाकार फिरंगे सतसई के हैं कौन? तो फिरंगे सतसई के टीकाकार कौन है? कौन है? फिराक गोरखपुरी, आनंदलाल शर्मा, अमीर खुसरू या फिर
मिर्जा गालिब। आनंदीलाल शर्मा हैं फिरंगे सतसई के लेखक। ठीक है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? केशवदास, देव, भूषण और बिहारी। तो रीति सिद्ध की बात आती है तो ये इसमें बिहारी आते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी में से लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखे हैं? तो लक्षण ग्रंथ बिहारी ने नहीं लिखे हैं। ठीक है। फिर है ऋतु वर्णन, तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लेकिन किस कवि के लिए यह कथन है कि ऋतु वर्णन इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है? तो ये सेनापति बेहतरीन आंसर होगा आपकी समझ से। बिल्कुल बिल्कुल सेनापति है। ठीक है। वृक्ष को तरनि तेज सहसो किरण करी ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं, किसने कहा था? सेनापति ने ही तो कहा था। तो कवि ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो कवि ठाकुर हैं, उनकी ठाकुर कवि हैं, एक राजा ने उनको कड़वे वचन कहे और उनके कहने पर उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध रिबे मैंने कुजे न मुर के नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध हैं सने ही साचे उर के ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दामाद हैं दानिया ससुर के चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। ये कवि ठाकुर की पंक्तियां हैं और कवि ठाकुर ने कहीं म्यान से तलवार भी निकाल ली, कही तो किस राजा, कौन सा राजा वो था, मैं उसकी बात पूछ रहा हूं आपसे। तो अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, ये नाम का राजा था जिसके सामने अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के सामने इन्होंने तलवार निकाल ली थी, क्योंकि कड़वे वचन कहा था इन्होंने। भीतर भीतर सब रस चूसें हंसी हंसी के तनमन धन मूसें हैं देखो आखिन में बहु तेज ए सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ये आधुनिक जमाने की मुकरियां हैं जो अमीर खुसरू की मुकरियों के आधार पर इन्होंने रचना की है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका आता है, क्या है समझिए। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? 19वीं सदी। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सही जवाब होगा। किसके साहित्य को हम क्या कहते हैं? सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। जिसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु के में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। ये जो है द्विवेदी युग का है। ठीक है। वही उस साहित्य का असली रूप है। किस युग का? द्विवेदी युग का। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन्मन तथा धन भेंट दो, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। वैश्योपकारक पत्रिका में छपा था। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया, ये आप लगा लीजिए। ठीक है। रंग में भंग, फिर जयद्रथवध, फिर भारत भारती, फिर पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ऐसे करके। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पंक्तियों में, उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है, बताइए क्या आधार है? तो इसका सही जवाब है अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अंग्रेजों में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उसी को छायावाद कहते हैं हिंदी में।
34वां प्रश्न, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो यहां पर मुकुटधर पांडे सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना और आंसू। तो इसमें सही जवाब होगा प्रेम पथिक। पहले ब्रजभाषा में था, बाद में खड़ी बोली में प्रेम पथिक को ही रूपांतरित कर दिया गया था। नी, ठीक है, 35 का सही जवाब प्रेम पथिक। ठीक है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल छविधाम। कामायनी की पंक्तियां हैं, श्रद्धा मनु से वार्ता हो रही है, और ये किस वर्ग सर्ग की हैं? यहाँ पर सर्ग होगा, किस सर्ग की पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो आपके किस सर्ग की हैं? उसका सही जवाब होगा 37 का सी, श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं। श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। तो तीसरा सर्ग है श्रद्धा। जूही की कली, देखिए अगर आपको क्रमबद्ध नहीं आते हैं कामायनी के सर्गों के नाम तो उसका भी ऑलरेडी ट्रिकी वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद या फिर बनारसी दास। तो यहां पर सही जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने वापस कर दिया था। लेकर लौटी रचना उदास, उन्होंने सरोज स्मृति में भी कहा जूही की कली ने, वही निराला की। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों का मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक, ये पंत की पंक्तियां हैं। कितने हृदयों का मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक, पंत अज्ञेय या फिर प्रसाद या निराला, किसकी हैं ये बताना है आपको। तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं ये। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? कला और बूढ़ा चांद जो है वो आपका विधा क्या है ये पूछा गया है, तो कला और बूढ़ा चांद काव्य विधा की रचना है। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका, पिछला पेपर हमने दिया तो लोगों ने कहा बड़ा सरल दिया है आपने, ऐसा नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जब सरल आएगा तो भैया 125 का 125 पूरी कटाप जाएगी, ये भी तो सोचो। अरे हमने ऐसे ऐसे पेपर, हमने पिछली बार जब दिया था पेपर 2016 वाला था, उसमें 118 सही थे फिर भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर 122-23 कटाप गई थी मुझे लगता है, क्योंकि 100 मतलब पूरे के पूरे सबको आते थे लगभग। 115 तो एक कक्षा 12 का बच्चा कर देता है, ऐसा सरल पेपर था। तो ये कहा नहीं जा सकता कि पेपर सरल आएगा कि बिल्कुल कठिन आएगा, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता तो पेपर आने पर। लेकिन हमें हर प्रकार के प्रश्नों को हल करते चलना है, सरल भी और कठिन भी। कभी कभी ऐसा होता है सरल जल्दी गलत हो जाते हैं, हम उनको जानते हैं ना, तो हम जल्दबाजी में उनको गलत कर देते हैं। तो कभी कभी सरल ज़्यादा गलत हो, अधिकतर अक्सर आपने देखा होगा सरल ज़्यादा ही गलत होते हैं। कठिन तो आप सही कर ले जाएंगे किसी न किसी प्रकार के समझ के, लेकिन जो सरल होते हैं वही गलत होकर के हमारा डैमेज कर देते हैं मामला। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? किस काव्य ग्रंथ में? तो 41 का सही जवाब होगा पल्लव में। ठीक है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं हरिऔध जी। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रियप्रवास के लेखक, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, नई कविता, प्रगति, रहस्य या फिर प्रयोगवाद। तो ये जो गणना है काव्यधारा, इस पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है ये आपको बताना है। रहस्यवाद की पंक्तियां हैं, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। प्रगतिवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताओ, प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। या फिर प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। या फिर प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। यहां पर बात पूछी गई है कि नहीं है। ठीक है,
कथन सही नहीं है वो छांटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। ये बात गलत है। देखो आप यहां पर देखिए, ये सही है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बिल्कुल, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। बिल्कुल सही। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये गलत है। मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है? 45 का सही जवाब होगा त्रिलोचन। त्रिलोचन की है मैं उस जनपद का कवि हूं। इनमें से कौन सी रचना से केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बाद बादल, आग का झरना, युगधारा। तो युगधारा नहीं है। ठीक है, युगधारा नहीं है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्ष आशंकाओं का जीवन। यानी फिर से समझो, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं सा जीवन। ये बताइए पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं आपका कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं। आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, होमवती देवी। यहां पर जो सही जवाब है वो बताना है आपको। तो देखो शकुंतला माथुर, बिल्कुल। और ये भी प्रश्न बनता है कि जो पति पत्नी है, तो गिरिजा कुमार माथुर, शकुंतला माथुर, तो अज्ञे द्वारा संपादित हैं कितने सप्तक? 4 सप्तक। कितनी कवित्रियां हैं? 3 कवित्रियां। कौन कौन सी हैं वो बताना है। तो आपकी एक हो गई शकुंतला माथुर, दूसरी हो गई कीर्ति चौधरी, तीसरी हो गई सुमन राजे। तीनों हैं। ठीक है। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। और ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, त्रिलोचन शास्त्री की, या फिर सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं? सही जवाब होगा आपका मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, और पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। मुक्तिबोध की बेहतरीन पंक्तियां हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। समझिए, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। तो अब यहां उड़ गया गरजता यंत्र, कौन सा गरजता यंत्र? अब वो यंत्र जो उड़ता है गरज के, वो हवाई जहाज होता है। ठीक है, तो सही जवाब का हवाई जहाज हवाई अड्डे पर विदा हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता है। किसकी है? ब्रह्म राक्षस जो है वो मुक्तिबोध की कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? बताइए, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने में व्यर्थ भटकना। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? तो नकेन 3 लोगों से बना है। नरेश मेहता, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। 55 का कौन सा? बी होगा। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। निम्न में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो यहां पर जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? छंदों का बंधन। ये क्या है? विशेषता नहीं है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में आई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी और कनुप्रिया। तो कामाध्यात्म उर्वशी में आया है। ठीक है, किस में आया है? कामाध्यात्म की समस्या जो है निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है?
ये बात आपको बताना है। कामाध्यात्म की समस्या, आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी और कनुप्रिया में। ठीक है, उर्वशी में ही जो कि दिनकर की कृति है, और ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। उर्वशी दिनकर की कृति है, इसी में कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है। शिवा साधना के लेखक कौन है? शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। ठीक है, शिवा साधना। वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हों क्या कहलाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। तो जहां पर नाटक वगैरह होते हैं वो रंगमंच कहलाता है। क्या कहलाता है? रंगमंच कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल, आगे बढ़ो। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, वाचिक, आंगिक वगैरह वगैरह 4 प्रकार का बता देते हैं। वाचिक होता है, एक आंगिक होता है, एक आहार्य होता है, और एक सात्विक अनुभव होता है। ठीक है, सात्विक। तो ये 4 प्रकार का नाटक में अभिनय होता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त है, और उस नाटक के उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, तो चाणक्य का ये कथन है। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? जयवर्धमान नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। निम्न में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला डॉक्टर शंकर शेष का नाटक कौन सा है? 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला डॉक्टर शंकर शेष का नाटक कौन है? तो ये आपका है एक और द्रोणाचार्य। और फिर है सोच रहा हूं कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे, असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था, और वहां उठाकर यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने कहे हैं? आषाढ़ का एक दिन नाटक से हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का है, और उसी नाटक में पंक्तियां कही गई हैं, यह कथन कहा गया है। लेकिन किसने किससे कहा है ये बताना है आपको। 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 65 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कालिदास ने मल्लिका से कहा, सोच रहा हूं आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, मेघ भरे थे, असमय अंधेरा हो आया था, मैंने घाटी में एक आहत हिरण को देखा था, उठाकर यहां ले आया था, तुमने उसका उपचार किया था। तो ये कालिदास ने मल्लिका से कहा था। ठीक है, आगे बढ़ो। ये रक्तपात कब तक समाप्त होना है? ये रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना में है? तो अंधा युग में है। धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। तुलसीदास चंदन घिसें, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, किनकी पंक्तियां हैं? इसके लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसें। तुलसीदास चंदन घिसें, इसका सही जवाब हरिशंकर परसाई। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, नरेश मेहता का, रामधारी सिंह दिनकर का, कुंवर नारायण का। कविता तो कवि की आत्मा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, रामधारी सिंह दिनकर, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। वट पीपल के रचनाकार कौन है? वट पीपल के लेखक कौन हैं? 68 का सी, रामधारी सिंह दिनकर। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास, तो विश्व का प्रथम उपन्यास कादंबरी को माना जाता है। याद रखिएगा, विश्व का प्रथम उपन्यास। फिर देखिएगा, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता? तो स्त्री उत्पीड़न की समस्या से काला जल शानी का लिखा हुआ उपन्यास है। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बलचनामा तमस। तो सांप्रदायिकता तमस जो है भीष्म शाहनी का उपन्यास है तमस, ये लिखा गया है सांप्रदायिकता पर।
कटराबी आरजू किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है कटराबी आरजू। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? तो न्यूनिया जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है, जो कि एक उपन्यास है और इसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम झूठा सच, आधा गांव, धरती धन नापना और धार। फिर देखिएगा आंचलिक उपन्यास और उसके लेखकों को लगाइए। रतिनाथ की चाची नागार्जुन, प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु के साथ जाएगा। कब तक पुकारूं रांगे राघव और पानी के प्राचीर रामदरस मिश्रा के साथ चला जाएगा। फिर कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। कंकाल क्या है? पाप और पुण्य की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? मतलब कंकाल एक पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है और इसी पाप और पुण्य समस्या पर आधारित उपन्यास जयशंकर प्रसाद के समकक्ष, ठीक है, इसी कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद इसी पॉइंट को किस उपन्यास में उभारा गया है? तो चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है, इसमें पाप और पुण्य है पर आधारित है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? मंजुल भगत हैं सफेद कौवा कहानी के लेखक। स्वतंत्रता पूर्व कि हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके उसे कितने चरणों में बांटा गया? स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया में को ध्यान में रख करके कितने भागों में बांटा गया? तो सही जवाब होगा 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता उत्तर, ऐसे करके। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो त्रिवेणी में देखो कबीर तो हटा दो, कबीर तो है ही नहीं। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कबीर तो नहीं हो सकते। जायसी, सूर और तुलसी, ठीक है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह के है, रामविलास शर्मा के है, डॉक्टर नगेंद्र के है, किसके संबंध में है? या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के है? बताओ। तो यहां पर डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कर दिया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु बाबू का जीवन चरित्र राधा कृष्ण दास ने लिखा है। भारतेंदु बाबू का हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्ण दास ने लिखा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा ने लिखा है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके। फिर संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र के साथ चला जाएगा। ठीक है। रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सिंहावलोकन यशपाल और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी के साथ जाएगा। ठीक है। लोहे के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दोनों ओर यशपाल की कृति है। ठीक है, 86 का सी। फिर आगे देखिएगा 87 नंबर, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। फिर नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, आभूषण रहित होने पर, सुंदर होने पर भी वनिता मुखम मतलब स्त्री का मुख अच्छा नहीं लगता, न विभाति, नहीं। ये अभिमत है, किसका है? ठीक है, किसका अभिमत है बताइए? 88 का सही जवाब क्या होगा? किसका मत है? रुद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, या आचार्य भामा का, या फिर मम्मट का है? किसका कथन है? आचार्य भामा का कथन है। ठीक है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ठीक है, कौन सा गुण कहलाता है? अगर ऐसा पेपर बनाया जाता है और आप 110 क्रॉस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये समझिएगा। बेहतरीन प्रश्न है।
काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तेज और स्फूर्ति का संचार करे तो वो ओज गुण होता है। ठीक है, फिर देखिएगा समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श और इसी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1817 ईस्वी। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वृत्ति यमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? विश्वनाथ ने दी है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव, भाता यहां पर है, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, यही काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताओ। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे, तो माधुर्य गुण है, बहुत अच्छा। फिर देखिएगा इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती है? सात्विक, कैशिकी, आर्भटी और भारती। तो सात्विक नहीं आता है। सात्विक क्या है? सात्विक एक अभिनय है, अभिनय का प्रकार है। ठीक है, कैशिकी, आर्भटी और भारती तीन वृत्तियां हैं नाटक में। बिंदु में थी तुम सिंधु में अनंत, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उद्धरण में काव्य गुण कौन से हैं? बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। यहां पर कौन सी पंक्तियां हैं वो आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद गुण है ना, जयशंकर प्रसाद नहीं, प्रसाद गुण है। इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है, गुण पूछा गया। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? काव्य दोषों की, तो काव्यालंकार जो है वो काव्य दोषों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रंथ है। अराति सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अराति सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गुण है? कौन सा गुण मतलब कौन से गण हैं? गण 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 कौन से हैं? कौन से गण हैं ये आपको बताना है। तो आप अराति में निकाल लो, ए अराति में हो गया। फिर सैन्य सिंधु सिंधु तो एक एक लगेगा। में सुवाड वाग्नि से जलो। अब यहां पर तीन तीन लगा लो, तीन तीन लगा लिया। ठीक है, तीन तीन लगा लिया। अच्छा, ये चौथा हो गया। तो अब इसमें हम बताते हैं आपको क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर 97 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए। जगड़ है, रगड़ है, जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। ठीक है, जगड़ और फिर यहां पर गुरु हो जाए, अभी इसीलिए फालतू लगा था तो गुरु हो जाएगा। तो ये अगर आपको यमा ताराज भान सलगा सूत्र नहीं आता है तो आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर भी देख सकते हैं। आप ऐसे सर्च कीजिएगा यमा ताराज भान सलगा, पूरा हिंदी में लिख के, तो सर्च में आ जाएगा हमारा वीडियो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र। ठीक है, छंद सूत्र कहा जाएगा। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो कुंडलिया में, कुंडली नहीं कुंडलिया होगा। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बेटा बनी तापोरिया, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपै रसोई, कहा गिरधर कविराय जुगन से यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। तो साईं बैर न कीजिए और साईं अंत में होता है, तो ये प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है कुंडलिया में। अजो तरेवना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है? तो तरेवना मतलब श्लेष अलंकार है। तरेवना के दो अर्थ होते हैं, श्रुति के भी यहां पर दो अर्थ होते हैं। तरेवना मतलब कानों का आभूषण, तरेवना अर्थात मतलब मोक्ष को प्राप्त न होना, और श्रुति मतलब वेद, श्रुति मतलब कान। तो ये जो तरेवना
के दो अर्थ और श्रुति के दो अर्थ, तो श्लेष अलंकार यहां पर हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार होगा। फिर आगे देखिएगा, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो ग्रिम नियम का संबंध जो है स्वनिम विज्ञान से है। स्वनिम मतलब ध्वनि। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है ये बताओ आप। मगही, मगही 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 मगही, तो मगही जो है बिहारी हिंदी की है। किसकी है? बिहारी हिंदी की है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है? भा वा था हा क्या है? स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है और ओष्ठ है। तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उ पापा बाबा मा, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि। तो ये भैया देखो आपका जो सही होगा वो हो जाएगा 104 का, ये था नहीं है, यहां पर था की जगह सॉरी नहीं, भा हो जाएगा। ठीक है, भा। तो उपपद्मानीय नाम ओष्ठ हो, देखो भा ओष्ठ है, वकारस से दंतोष्ठा होता है, था दंत से है, हा कंठ से है, तो यहां पर घोष भी है, स्पर्श भी है, महाप्राण भी है, प फ ब भा, महाप्राण भी है, ओष्ठ ध्वनि भी है, व्यंजन ध्वनि भी है। ठीक है, तो ये भा हो जाएगी। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा जो है वो बंगाली आपकी नहीं है, तेलुगु भी है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ द्रविड़ की है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? ठीक है, गुणवाचक। कैसा, तो ये कैसा है, ये गुणवाचक है। कैसा है, कड़वा है, मीठा है, कैसा है, तो कैसा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आप वहां जाइए, रेखा पद, इस रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा? आप वहां जाइए, तो रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। ठीक है, तो आप वहां जाइए, निषेधात्मक अव्यय है। ठीक है, निषेधात्मक अव्यय है। उससे अच्छे आप हैं, कौन सा कारक है? यतश्च निर्धारणम, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। कालिदास काव्य मतलब कालिदासेश अच्छा वो क्या बोलते यार, मतलब छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, तो उससे अच्छे आप हैं, कौन सा कारक है ये बताओ। तो यहां पर अपादान है, यतश्च निर्धारणम नहीं लगेगा। ठीक है, उससे तुलना की जा रही है, तो उससे अच्छे आप हैं, उससे, तो उससे किससे, तो तुलना में भी अपादान यहां पर लग गया है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द, तो चना खाओ। अरहर की दाल, तो अरहर ही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो एक कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वो बताना है किसमें हुआ है। तो इसमें हुआ है लड़का दर्द के मारे या दर्द के द्वारा, ये मारे मतलब दर्द के द्वारा छटपटाता रहा, तो दर्द के मारे या दर्द के द्वारा। बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रतिधन अक्षः, इको यड़च यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, इको यड़ची यड़ संधि हो जाएगी। कह अप की संधि क्या होगी? तो कह अप की कोअपि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? विकल्प का चयन कीजिए। द्वंद्व दिन रात, धन धान्य, घर बाहर, हरिशंकर। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है कौन सा द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका दिन दिन, यहां दिन दिन है, तो ये अव्ययी भाव का हो जाता है दिन। हाँ, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है, दोनों में सु उपसर्ग है। सुआगतम, सु आभाविक। ठीक है, नहीं स्व, अच्छा इसमें जो है, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, तुरंत मिस हो जाता है। दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। स्वाभाविक में स्व है और सुआगत में सु है।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनीय गलत, उज्ज्वल गलत, परिपार्श्विक ज्योत्सना। तो परिपार्श्विक सही है, ज्योत्सना ये शब्द जो है आप देखिए, ज्योत्सना ये सही है, ठीक है, ज्योत्सना ये वाला शब्द सही है। उज्ज्वल, उत धन ज्वल होता है, इसलिए आपका उज्ज्वल डबल आधा जा लग के सही होता है। पूजनीय, पूजनीय का पूजनीय सही होता है, ठीक है, पूज्य तो सही है लेकिन पूजनीय अनियर प्रत्यय लग जाने से पूजनीय बनता है। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए हैं, गलत कौन सा है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। तो भैया भारती, वाणी, सरस्वती, शारदा और वागीश्वरी, भामा नहीं है, ठीक है, 116 का सी गलत है। और महात्मा गांधी महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, यही होता है पानी में आग लगाना। चलो तो प्रलय मचा दो तुम, भूधर को भी सरका दो तुम, इंगित पर वसुधा नाच उठे, पानी में आग लगा दो तुम। तो ये है पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव करना, तो पानी में आग आपको भी लगाना है, ठीक है। ये जो सिलेक्शन वाला असंभव कार्य है इसको संभव कर लेना भाई। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? गत अनुगतिक, गत और अनुगतिक, गतानुगतिक, बहुत अच्छा। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलना, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बताइए क्या ये सही होगा? बताइए, बिल्कुल सही होगा, यही तो सही है। गत, गत माने जो प्राचीन है, बीत गया है, अनुगतिक उसके अनुसार चलने वाला, तो वही है प्राचीन, प्राचीन के आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक व्यक्ति। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी का एक सूत्र है, याद कर लो, किसने मतलब किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम। तो ये 3 तो आ गए, लेकिन रघुवंश महाकाव्यम नहीं आएगा। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन, बेहतरीन प्रश्न है, कुट्टनियों का वर्णन किसमें किया गया है? ये बताइए भाई साहब। तो रत्नावली नाटिका में कुट्टनियों का वर्णन है। वामा कुलस्यधया में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो वामा मतलब विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, वामा, ठीक है, वामा जो है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को वामा कहा जाता है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसको क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण। तो सिंपल सी बात है, व्याकरण इसको कहेंगे, सिंपल सी बात है। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? हमने हर टॉपिक को स्पर्श किया है, तो यहां पर स्वस्ति धन अस्ति अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, तो स्वस्थ धन अस्तु में यड़ संधि है, ई आ मिलके या बनता है, तो यड़ संधि है, 124 का ए सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का, कृष्ण एकत्वम संधि शब्द में संधि कौन सी है? कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, तो ऐ हो गया है, यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहीं पर हम विराम देंगे। आज के इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ से। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको चीज़ें हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं।